नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम RSCIT का जो कंप्यूटर है उससे संबंधित टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं RSCIT। सबसे पहले है सूचना प्रणाली के 5 अंक। पहला है लोग। क्या होता है लोग? लोगों और यूजर्स की कार्य क्षमता को ये बढ़ाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रक्रियाएं कंप्यूटर ऑपरेशन के नियम व निर्देश निर्धारित करता है। ये काम किसका है? प्रक्रियाओं का। सॉफ्टवेयर का क्या काम है? यह एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को क्रमिक निर्देश प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है? आंकड़े कौन से? अनप्रोसेस्ड आंकड़े जो होते हैं को सूचना प्रोसेस्ड तथ्य में बदलता है। आंकड़ों को सूचना में बदलने का काम सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। रोजगार के सभी क्षेत्रों में बेसिक एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। बेसिक एप्लीकेशन में एक ब्राउज़र होता है जो इंटरनेट पर नेविगेट करने, खोजने और सूचना प्राप्त करने में सहायक होता है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर ये 2 प्रचलित ब्राउज़र हैं। कौन कौन से हैं 2 ब्राउज़र? इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब ऑथरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम अधिक प्रचलित हैं। कि ये जो प्रोग्राम है ये वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होने के बाद में इसका दूसरा भाग है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है। यूजर्स के परिचय सबसे पहले इसी से होता है कि यूजर्स का परिचय सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे पहले होता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर हार्डवेयर से परिचित कराता है। कंप्यूटर को उसके आंतरिक संसाधनों के प्रबंधन में यह मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर संसाधनों का संयोजन करते हैं। यूजर्स और कंप्यूटर के बीच ये मध्यस्थता करते हैं और एप्लीकेशंस चलाने का इनका काम होता है। आजकल माइक्रो कंप्यूटर यूजर्स के लिए विंडो XP और मैक OS X ये 2 प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम वर्तमान में चल रहे हैं। फिर है यूटिलिटी या सर्विस प्रोग्राम। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन का ये कार्य करता है। जैसे डिस्क डेफ्रेगमेंटर नामक विंडोज यूटिलिटी अनावश्यक फाइलों को हटाती है कि जो फाइलें काम की नहीं है उनको ये हटा देता है और नई फाइलें भरकर कंप्यूटर के कामकाज को बेहतर बनाता है। डिवाइस ड्राइवर एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर सिस्टम से संचार के लिए ये प्रेरित करता है। फिर नीचे ब्राउज़र दे रखे हैं, ब्राउज़र के प्रकार, फिर उनके कार्य व विवरण। पहला है वर्ड प्रोसेसर। इसमें क्या होता है? इसमें लिखित डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। स्प्रेडशीट, इसमें आंकिक आंकड़ों का विश्लेषण एवं संक्षेपण किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है? आंकड़ों व सूचना का संगठन एवं प्रबंधन इसके द्वारा किया जाता है। फिर है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। इसमें लोगों को सूचना प्रेषित करता है ये। फिर 4 नंबर है सूचना प्रणाली का हार्डवेयर।
ये सूचना तैयार करने के लिए आंकड़ों को प्रोसेस करने वाला एक प्रकार का अंग है। यह सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित होता है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट ये सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसका जो पांचवा भाग है वो है आंकड़े। अपरिष्कृत एवं अनप्रोसेस्ड तथ्य, जिसमें संख्याएं, टेक्स्ट, चित्र, आवाजें आदि शामिल होते हैं, वो इसमें आते हैं। फिर है फाइल के 4 प्रकार। फाइलें 4 प्रकार की होती हैं। पहली है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसर में तैयार की जाती है, जिसमें मेमो, टर्म पेपर और लेटर सुरक्षित रहते हैं। दूसरी है वर्कशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में ये तैयार की जाती है, जिसमें बजट और बिक्री का अनुमान लगाया जाता है। तीसरी है डेटाबेस फाइल। इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में ये तैयार की जाती है। कर्मचारी डेटाबेस में सभी मजदूरों के नाम, सामाजिक सुरक्षा संख्या और उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं वो इसमें एकत्रित करते हैं। डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसर में तैयार होता है। वर्कशीट एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में तैयार होती है। डेटाबेस फाइल मैनेजमेंट में तैयार किया जाता है। चौथा है प्रेजेंटेशन। ये फाइल को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है। किसी फाइल में ऑडियंस, हैंडआउट्स, स्पीकर नोट और इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड हो सकते हैं। फिर है कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। IBM का ब्लू जेनी विश्व के सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक माना जाता है। कौन सा? ब्लू जेनी। किस कंपनी का है? IBM। मेनफ्रेम कंप्यूटर, इसकी प्रोसेसिंग गति और डेटा स्टोरेज क्षमता वो अधिक होती है। बीमा कंपनी अपने लाखों पॉलिसीधारियों की सूचनाओं को प्रोसेस करने में इसका उपयोग करती है। नेक्स्ट है मिनी मिडरेंज। मिनी या मिडरेंज कंप्यूटर जो है वो मध्यम प्रकार की कंपनियों के लिए उपयोगी है। जैसे प्रोडक्शन विभाग उत्पादन प्रक्रियाओं तथा असेंबली लाइन ऑपरेशन को निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है माइक्रो कंप्यूटर। ये सबसे कम शक्तिशाली है, परंतु सबसे ज़्यादा यही कंप्यूटर प्रचलित है। इसके 4 प्रकार हैं। पहला है डेस्कटॉप। ये मेज पर रखकर काम में लिए जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको नहीं ले जाया जा सकता। फिर है नोटबुक या लैपटॉप। ये ब्रीफकेस में रखने के योग्य होते हैं। फिर है टैबलेट PC। ये आपके लिखावट को इनपुट डिजिटाइज करके स्टैंडर्ड टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, जिसे वर्ड प्रोसेसर जैसे प्रोग्राम में प्रोसेस किया जाता है। हैंड हेल्ड को हथेली पर रखकर काम में लिया जाता है। ये सबसे छोटा कंप्यूटर है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट उपकरणों सहित कंप्यूटर की सभी प्रणालियां शामिल की जाती हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और स्मार्टफोन जो हैं वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर के प्रमुख उदाहरण हैं। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर के डेस्कटॉप सिस्टम के 4 भाग होते हैं। सिस्टम यूनिट के 2 घटक माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी, ये 2 घटक होते हैं।
माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आंकड़ों का नियंत्रण एवं संचालन करके सूचनाएं देने का काम करता है। अक्सर यह एक प्रोटेक्टिव कार्ट्रिज मेमोरी के भीतर स्थित होता है, जिसे प्राइमरी स्टोरेज या रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, जिनमें आंकड़े होते हैं और जिनको प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम निर्देशिका होती है। इसमें आउटपुट में जाने से पहले प्रोसेस सूचनाएं भी होती हैं। मेमोरी में सूचनाएं विद्युत आपूर्ति रुकने से नष्ट हो जाती है कि जैसे ही लाइट चली जाती है तो मेमोरी में जो सूचनाएं हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होती। फिर है इनपुट आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड व माउस इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है और माउस है, ये दोनों इनपुट डिवाइस। मॉनिटर व प्रिंटर ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के विपरीत विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद भी डेटा और प्रोग्राम सुरक्षित रखता है कि ये सेकेंडरी जो स्टोरेज मेमोरी है, इसमें लाइट जाने के बाद में भी जो कंप्यूटर के डेटा हैं वो सुरक्षित रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सेकेंडरी मीडिया हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट स्टोरेज एवं ऑप्टिकल डिस्क है। हार्ड डिस्क का उपयोग प्रोग्राम या बड़ी डेटा फाइल का संग्रह करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क में कठोर धातु की प्लेट का प्रयोग किया जाता है और रीड एवं राइट करने के हेड्स इस प्लेट पर घूमते रहते हैं और डिस्क की सतह पर चुंबकीय आवेशों का उपयोग करके आंकड़ों एवं सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। इसके विपरीत सॉलिड स्टेट स्टोरेज में कोई भी अलग करने योग्य भाग नहीं होता है। यह अधिक विश्वसनीय होता है और कम बिजली की इसको ज़रूरत होती है। रैम की तरह आंकड़ों व सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये स्टोर करता है। ये क्षणिक नहीं होता है कि ये लंबे समय तक रहता है, ये स्थायी होता है। इसके दो प्रकार हैं। एक फ्लैश मेमोरी कार्ड, जिसका उपयोग पोर्टेबल उपकरणों में बहुतायत से किया जाता है। दूसरा है USB ड्राइव, जिसका उपयोग किसी कंप्यूटर के दूसरे उपकरणों में डेटा के आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। सबसे अधिक क्षमता वाली ऑप्टिकल डिस्क में लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार की होती है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको CD कहा जाता है, और दूसरा है डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क, जिसको DVD कहा जाता है, और दूसरी हाई डेफिनेशन डिस्क होती है। फिर है संचार जो होता है वो डिवाइस के प्रयोग से माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम को नज़दीक व दूर के कंप्यूटर से ये जोड़ा जाता है। सर्वाधिक प्रचलित संचार डिवाइस है मोडेम, जो टेलीफोन द्वारा होने वाले संचार को कंप्यूटर के द्वारा होने के अनुरूप ये बनाता है। फिर है कनेक्टिविटी। इसका मूल बिंदु नेटवर्क, जिसको विशाल हाईवे कहा जाता है, वो है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ता है। कनेक्टिविटी का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। इसी के द्वारा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है।
वेब इंटरनेट पर उपलब्ध असंख्य संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करता है। फिर है इंटरनेट। इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी को हुई थी, जब अमेरिका ने एक परियोजना के लिए राशि प्रदान की थी। तब से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नामक एक राष्ट्रीय कंप्यूटर को विकसित किया गया है। ARPANET इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ए की एडवांस, आर की रिसर्च, पी की प्रोजेक्ट, एन की NET की नेटवर्क। 1991 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में सेंटर फॉर यूरोपियंस न्यूक्लियर रिसर्च में पहली बार वेब को पेश किया गया था। वेब से पहले इंटरनेट में केवल टेक्स्ट का उपयोग किया जाता था, कि पहले सिर्फ टेक्स्ट ही काम में लिए जाते थे। लेकिन वर्तमान में वेब के आने के बाद इसमें ग्राफिक्स, एनिमेशन, आवाज़, वीडियो, इन सभी को शामिल किया गया है। 21वीं सदी में इंटरनेट व वेब सबसे शक्तिशाली टूल्स बन चुके हैं। फिर है इंटरनेट एक नेटवर्क होता है। कि इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक नेटवर्क होता है जो कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, कि इसके माध्यम से सूचनाएं एक दूसरे को भेजी जाती हैं। जबकि वेब जो होता है वो इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधनों के लिए एक मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। इंटरनेट व वेब के क्या क्या प्रयोग हैं? संचार, खरीदारी, मनोरंजन, सर्चिंग, शिक्षा या लर्निंग आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। एक्सेस क्या होता है? कि जब आप इंटरनेट पर होते हैं तो आपका कंप्यूटर एक विशाल कंप्यूटर नज़र आने वाला एक्सटेंशन बन जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP के माध्यम से इंटरनेट तक आसान तरीके से पहुंचा जा सकता है। व्यावसायिक रूप से प्रयोग राष्ट्रीय सर्विस प्रोवाइडर में BSNL व VSNL का उपयोग किया जाता है। BSNL की फुल फॉर्म है भारतीय संचार निगम लिमिटेड। VSNL है विदेश संचार निगम लिमिटेड। वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर मोडम तथा उपकरणों के संग्रह के साथ कंप्यूटरों पर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करते हैं। यूजर्स DSL केबल तथा वायरलेस मोडम जैसी तकनीक के उपयोग से IPS से जुड़ते हैं। फिर है ब्राउज़र्स प्रोग्राम। कौन कौन से होते हैं? इसका कार्य एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना होता है। फाइल खोलना, स्थानांतरित करना, कि फाइल भी एक दूसरे को इसके द्वारा भेजी जाती है, वह उन फाइलों को खोल कर पढ़ा जा सकता है। टेक्स्ट व चित्रों को प्रदर्शित करना इंटरनेट व वेब डॉक्यूमेंट के लिए एक गैर जटिल इंटरफेस उपकरण को उपलब्ध कराता है। ये आपको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाते हुए एक्सप्लोर या सर्फ करने की सुविधा देते हैं। कौन देते हैं? ब्राउज़र्स। मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रसिद्ध ब्राउज़र है। ये ब्राउज़रों के कुछ उदाहरण हैं। संसाधनों से जुड़ने के लिए संसाधनों की लोकेशन या एड्रेस का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है।
ये एड्रेस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL कहलाते हैं। सभी URL के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग है संसाधन से जुड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को प्रदर्शित करना। प्रोटोकॉल्स कंप्यूटरों के बीच आंकड़ों के आदान प्रदान करते हैं। कौन? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल HTTP व्यापक रूप में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। दूसरा भाग जो होता है वो होता है डोमेन नेम। ये इसको प्रदर्शित करता है। यह एक विशेष एड्रेस प्रस्तुत करता है जहां संसाधन स्थित होते हैं। URL HTTP www.patrika.com। प्रोटोकॉल व डोमेन नेम .com है कि .com जो है वो टॉप लेवल डोमेन है। .com जो है वो टॉप लेवल डोमेन कहलाता है। व्यावसायिक साइट है ये। कौन सी? .com www.patrika.com जो है वो एक व्यावसायिक साइट है। किसी वेबसाइट से कनेक्ट होने के बाद ब्राउज़र पर उसकी डॉक्यूमेंट फाइल नज़र आती है। इस डॉक्यूमेंट में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के कमांड होते हैं। ब्राउज़र HTML की भाषा को समझकर डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में प्रदर्शित करता है। वेब पेज को रोचक व क्रियाशील बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इसी से वो प्रोग्राम रोचक बनता है, जिससे नई ब्राउज़र विंडोज खोलना और ऑनलाइन फॉर्मों में दर्ज सूचनाओं को भरने से संबंधित कार्य किए जाते हैं। एप्लेट्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ये एनिमेशन, ग्राफिक्स, इंटरेक्टिव गेम्स के लिए उपयोगी होते हैं। फिर है संचार। व्यक्तिगत स्तर पर मित्रों परिजनों से दूर रहते हुए भी संपर्क में रखने का ये सबसे प्रमुख साधन है। ईमेल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं का प्रवाह किया जाता है। ईमेल का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले सिर्फ टेक्स्ट संदेश भेजे जाते थे, किंतु अब ग्राफिक्स, फोटो, फाइलों को भी भेजा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आउटलुक, जीमेल, याहू मेल आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ईमेल के 3 अंग माने जाते हैं। एक होता है हेडर, दूसरा होता है सूचना, तीसरा होता है हस्ताक्षर। एड्रेस क्या होता है? ये भेजने वाले, पाने वाले और कॉपी प्राप्त करने वाले के ईमेल एड्रेस होते हैं, जिनके 2 मूल भाग होते हैं। प्रथम मूल भाग होता है यूजर का नाम और दूसरा होता है डोमेन नेम। जैसे वो था patrika.com, जिसमें टॉप लेवल डोमेन शामिल रहता है। विषय एक लाइन में संदेश का वर्णन, जिसका उपयोग शीर्षक के रूप में किया जाता है कि जो संदेश होता है उसका एक लाइन में वर्णन किया जाता है। फिर आता है अटैचमेंट्स। इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट तथा इमेज फाइलें अटैच करने की सुविधा होती है। इसके नाड़पत्र या संदेश इसमें आते हैं। अंत में हस्ताक्षर के जरिए प्रेषक के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अनचाही या अवांछित ईमेल को स्पैम
कहा जाता है कि जो अनचाही या अवांछित ईमेल अपने कंप्यूटर में आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। इसमें कंप्यूटर वायरस जैसी विनाशकारी प्रोग्राम अटैच होते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग IM। दो या दो से अधिक लोगों को सीधे या संचार के द्वारा जोड़ना इंस्टेंट मैसेजिंग कहलाता है। ऐसे प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल शेयरिंग तथा रिमोट असिस्टेंस की सुविधा प्राप्त होती है। रेडिफबॉल, इंस्टेंट मैसेंजर, माइक्रोसॉफ्ट MSN मैसेंजर तथा याहू मैसेंजर सबसे अधिक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है। फिर है सोशल नेटवर्किंग। इसमें लोग एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं। इनकी 3 श्रेणियां होती हैं। रियूनाइटिंग साइट्स, इसका विकास उन लोगों के लिए किया गया है जो एक दूसरे को पहले से जानते हैं लेकिन वो कई वर्षों से मिले नहीं होते। कि जैसे मान लो बचपन स्कूल के टाइम के अपने जो दोस्त हैं वो हम उनको जानते तो हम मगर कई वर्षों से उसमें एक दूसरे से मिले नहीं हैं, वहाँ पर ये रियूनाइटिंग साइट्स काम में आती है। इसकी प्रोफाइल में नाम, लिंग, आयु, स्कूल का नाम, अवधि आदि ऐड होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण फेसबुक को माना जाता है। फिर है फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड साइट्स। यह उन दो लोगों को साथ लाने के लिए विकसित की गई है जो एक दूसरे को नहीं जानते, परंतु कोई एक जो तीसरा व्यक्ति है वो उन दोनों को जानता है और उन दोनों का वो मित्र है। इसकी प्रमुख साइट्स हैं फ्रेंडेस्टर तथा माईस्पेस, ये इसकी प्रमुख साइट है। फिर है कॉमन इंटरेस्ट साइट। यह उन व्यक्तियों का संपर्क बनाती है जिनकी रुचि एक जैसी होती है। इसमें चित्रों को शेयर करने के लिए फ्लिकर से जुड़ना चाहिए तथा व्यापारिक संपर्क की खोज के लिए लिंक्डइन में शामिल होना चाहिए। इंटरेस्ट ग्रुप के लिए मीटअप में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लॉग्स तथा विकीज। इनको बनाना वेब ऑथरिंग का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। सबसे पहले साइट बनाते हैं तथा इसकी पोस्ट समयबद्ध होती है कि इसमें पहले फाइल बनाते हैं और इनकी जो पोस्ट होती हैं वो समयबद्ध होती हैं। समय चले जाने के बाद में ये नष्ट हो जाती हैं। इसमें पाठकों द्वारा टिप्पणियां करने की अनुमति होती है। कुछ ब्लॉग्स निजी सूचना के साथ डायरियों की तरह भी होते हैं। ब्लॉगर तथा वर्डप्रेस प्रमुख ब्लॉग्स माने जाते हैं। विकी विजिटर्स, ये विशेष रूप से विकसित वेबसाइट है। इसमें दर्शकों को अपूर्ण या गलत सूचनाओं को सुधारने की अनुमति होती है। विकी शब्द का उपयोग हवाइन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है तेज माध्यम, जो विकी प्रोग्राम के जरिए संपादन तथा पब्लिशिंग को दर्शाता है। इसमें सामूहिक लेखन होता है। इसका उदाहरण है विकीपीडिया। नेक्स्ट है सर्च टूल। इसमें वेब और इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं का वृहद डेटाबेस होता है। स्पाइडर नामक एक विशेष प्रोग्राम लगातार नई सूचनाओं को खोज करता है तथा सर्च सेवाओं के डेटाबेस को अपडेट करते रहते हैं। फिर आता है सर्च इंजन। यह एक खास प्रोग्राम होता है जो आपको वेब व इंटरनेट पर सूचना का पता लगाने में सहायक
होता है, जैसे www.google या आस्क या याहू या रेडिफ या MSN.com आदि प्रमुख सर्च इंजन है। कि पहले www. फिर इनमें से कोई भी एक साइट लगाते हैं, फिर .com, तो ये क्या है, ये सभी सर्च इंजन है। फिर आता है कीवर्ड सर्च, प्रमुख शब्द के द्वारा सर्च में ट्रेवल शब्द डालते हैं मान लो, तो आपको हजारों हिट्स प्राप्त होते हैं कि इस शब्द से जुड़े हुए हमें कई शब्द प्राप्त होते हैं। इसमें 10-10 के समूह बनाए जाते हैं जिसमें ये हिट्स प्राप्त होते हैं। आप किसी के बारे में भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। फिर है डायरेक्टरी सर्च, इसमें ऑटो, विथ, गेम्स जैसी कई श्रेणियां होती हैं। इसमें आप अपनी पसंद की श्रेणी को चुनेंगे तो आपको उस विषय से संबंधित उप विषयों की दूसरी सूची भी प्राप्त हो जाती है। इसमें अपनी पसंद का चयन कर सूचना प्राप्त की जा सकती है। मेटा सर्च इंजन, यह प्रोग्राम स्वयं ही आपकी खोज को एक साथ अनेक सर्च इंजनों पर प्रस्तुत करता है। यह उनको प्राप्त करता है, प्रतिलिपियों को हटा देता है कि जो भी नकल से संबंधित हैं उनको ये हटा देता है। हिट्स को क्रम प्रदान करता है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे क्रम यह प्रदान करता है। फिर संपादित सूची उपलब्ध करवाता है। फिर आता है विशेष सर्च इंजन, विषय परक वेबसाइट पर महत्व देता है। मुख्य साइट्स आपकी सर्च को संकुचित करते हुए आपका समय ये बचाता है। कंटेंट्स या सामग्री का मूल्यांकन, वेब पर प्राप्त सूचना की सत्यता का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाता है। अधिकार क्या, लेखक उस विशेष में दक्ष है कि जो अधिकार है उसमें क्या लेखक उस विषय विशेष में दक्ष है। फिर सत्यता, क्या वेब गलत सूचना की रिपोर्ट का कोई तरीका बताती है। फिर है विषय परकता, क्या सूचना को सत्य के आधार पर तैयार किया गया है। फिर है समय, क्या सूचना नवीनतम है। इनकी जानकारी ये प्रदान करता है। फिर आता है ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसके जरिए वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। यह क्रेता विक्रेता दोनों को लाभ प्रदान करता है। खरीदार किसी भी समय सामान खरीद सकता है। इसमें समय की भी बचत होती है। भीड़ से बचाव का ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे वस्तु की गुणवत्ता की पहचान नहीं होती। वस्तु ग्राहक के पास पहुंचने में अधिक समय लगता है। कि ई कॉमर्स के द्वारा हम सामान खरीदते हैं तो हमें वो सामान की गुणवत्ता नहीं पता चलती कि वो अच्छा है या घटिया है। ऐसे हम बाज़ार से सामान लाते हैं तो वो उसकी जांच परख करके हमें ले आते हैं और वो सामान हमें तुरंत मिल जाता है। और इसमें ग्राहक ई कॉमर्स के ज़रिए अगर ग्राहक सामान खरीदता है तो उसको 4-5 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। आता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, इसमें दो व्यापारियों द्वारा आपस में उत्पादन व सेवाओं की बिक्री की जाती है। फिर आता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, इसमें उत्पादक अपने उत्पाद उपभोक्ता को सीधे बेचता है। बिचौलिए का इसमें महत्व समाप्त हो जाता है। इसमें शुरुआती कंपनियों को बड़े व्यवस्थित व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए परंपरागत रिटेल आउटलेट तैयार करने के लिए
ज़्यादा निवेश और बड़ी मार्केटिंग तथा सेल्फ स्टाफ की ज़रूरत होती है। फिर है C2C, कंज्यूमर टू नहीं होती है। उसके आगे है ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन स्टॉक व्यापार, वित्तीय व्यवसाय, ऑनलाइन खरीदारी, ये बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर होती है। फिर आता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यह वस्तुएं बेचने के लिए विभिन्न व्यक्तियों को शामिल करता है। यह अक्सर क्लासिफाइड विज्ञापनों या किसी नीलामी के एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में नजर आता है। मूल रूप से वेब ऑप्शन साइट्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ऑक्शन होम साइट्स पर बोली लगाने वालों को उन वस्तुओं को सीधे बेचा जाता है। इसका मालिक उन वस्तुओं को प्रदर्शित करता है और विशेष रूप से एक कंपनी के अत्यधिक स्टॉक से ये होती है। यह साइट नीलामी की तरह काम करती है। जो ऑक्शन होम साइट्स है ये नीलामी की तरह काम करती है। पर्सन टू पर्सन वेब ऑक्शन साइट्स छोटे मार्केट की तरह संचालित होती है। साइट का मालिक अनेक खरीदारों तथा विक्रेताओं के लिए एक साथ एक फॉर्म उपलब्ध कराता है। इसमें क्रेता व विक्रेता को सावधान रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। www.overstock या अमेज़न या वेबीडीज या eBay.com आदि प्रमुख वेब ऑक्शन साइट्स हैं। ये सभी वेब ऑक्शन साइट हैं। इनमें से एक साइट का उपयोग करके हम पर्सन टू पर्सन वेब ऑक्शन साइट को खोल सकते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा। ई कॉमर्स की सबसे बड़ी चुनौती क्रेता के लिए तेज, सुरक्षित तथा विश्वसनीय भुगतान विधि को विकसित करना होता है। चेक क्रेता डाक के जरिए विक्रेता के पास भेजता है। विक्रेता उसकी जांच करने के बाद सामान भेज देता है। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी में क्रेता व विक्रेता दोनों को धांधली होने से चिंता बनी रहती है। कार्डरस के नाम से प्रसिद्ध अपराधी क्रेडिट कार्ड को चोरी करके खरीदारी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश में क्रेता तीसरी पार्टी से डिजिटल कैश खरीदते हैं जिनसे वे वस्तुएं खरीदते हैं। विक्रेता तीसरी पार्टी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैश को परंपरागत कैश में बदलवाता है। यह पूर्णतः सुरक्षित मानी जाती है कि पहले तो चेक भेजते थे, चेक वो प्राप्त होता था, उसके बाद में वो सामान पैक करता, सामान आता, बहुत टाइम लग जाता। फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान होने लगा तो इसमें भी धांधली का आरोप या धांधली की समस्याएं आने लगी। कार्डरस जैसे जो अपराधी होते हैं वो इन कार्डों को चुरा लेते हैं और सामान खरीद लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश के जरिए इन समस्याओं का समाधान हो गया। फिर है वेब यूटिलिटीज या इसकी उपयोगिता। ये प्रोग्राम इंटरनेट पर संसाधनों को जोड़ने व उनके आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। वेब आधारित एप्लीकेशन जो होते हैं ये निःशुल्क होते हैं। इसके जरिए ऐसे प्रोग्राम उपलब्ध होते हैं जो आपकी ब्राउज़र विंडो में चलते हैं, जैसे गूगल एप्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ये उपलब्ध योग्यताओं के अनुरूप निःशुल्क प्रोग्राम उपलब्ध करवाते हैं। इसका दूसरा प्रकार विशिष्ट रूप से परंपरागत एप्लीकेशन प्रोग्राम के रूप में डेस्कटॉप पर चलता है। इसके लिए किसी एक का उपयोग करने के लिए आपको एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर
ISP की वेबसाइट से जुड़कर कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में एप्लीकेशन को कॉपी करना होता है और फिर एप्लीकेशन को चलाना होता है। ये जो साइट है ये निःशुल्क उपलब्ध नहीं होती। फिर है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा सुरक्षित FTP इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने वाली मानक सेवाएं समझी जाती हैं। FTP सॉफ्टवेयर का उपयोग कर आप अपने कंप्यूटर में फाइलें कॉपी कर सकते हैं जिन्हें डाउनलोडिंग कहा जाता है। इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइलों को कॉपी करने के लिए FTP का उपयोग कर सकते हैं जिसे अपलोडिंग कहते हैं। प्लग इन्स ये क्या होता है? ये स्वयं ही आपके ब्राउज़र के एक भाग पर शुरू व संचालित होते हैं। कई वेबसाइटों को इनकी विशेष सामग्री का पूरा अनुभव लेने के लिए एक या अधिक प्लग इन्स रखने की आवश्यकता होती है। फिर एडोब से एक्रोबैट रीडर PDF में सेव सामान्य फॉर्मों तथा अन्य दस्तावेजों को देखने व प्रिंट करने के लिए एडोब से एक्रोबैट रीडर उपयोगी होता है। माइक्रोसॉफ्ट से विंडोज़ मीडिया प्लेयर ऑडियो वीडियो जैसी अनेक फाइलों को प्ले करने के लिए उपयोगी होता है। एप्पल से क्विक टाइम व रियल नेटवर्क्स के रियल प्लेयर दोनों ऑडियो व वीडियो फाइल को प्ले करने में उपयोगी हैं। एडोब से शॉक वेब आधारित गेम्स जो प्ले करने तथा संगीत कार्यक्रम व गतिशील एनिमेशन देखने के लिए ये उपयोगी होते हैं। फिर है फिल्टर्स, ये कुछ विशेष साइटों के एक्सेस को अवरोधित करते हैं। इंटरनेट जहाँ लाभदायक है वहीं नुकसानदायक भी होता है। इसमें बच्चों के लिए वर्जित साइटों पर प्रतिबंध नहीं है। फिल्टर्स प्रोग्राम के जरिए इन साइटों पर प्रतिबंध लगाकर समय सीमा निर्धारित की जाती है। www.cyberpatrol या साइबरसेटर या सॉफ्ट फॉर यू या SecureNet.com प्रमुख फिल्टर साइटें हैं। इनमें से किसी भी एक साइट का उपयोग करके फिल्टर साइट खोजी जा सकती है।